2016 में इंडोनेशिया के जंगल में कैंपिंग के लिए गए स्टूडेंट्स एक साथ जिन के असर में आ गए थे। कहा जाता है कि जिन के बादशाह और एक दुखी राजकुमार की बदले की भावना के कारण ऐसा हुआ था। इस घटना के बाद एक स्टूडेंट के माध्यम से वह जिन राजकुमारी हमारी दुनिया में आ गई थी। 9 साल पहले घटी इस सच्ची घटना के आधार पर बनाई गई है आज की इस फिल्म की कहानी। तो बिना देर किए आइए जाने हाल ही में रिलीज हुई इस इंडोनेशियाई इस्लामिक हॉरर मूवी की कहानी की शुरुआत में हम 2 लड़कों को बात करते हुए सुनते हैं। उनमें से एक न्यूज रिपोर्टर था जो दूसरे लड़के से 2016 में हुई एक मास प्रोसेसिंग घटना के बारे में पूछ रहा था, यानी ऐसी घटना जिसमें एक साथ कई लोग जिनके प्रभाव में आ गए थे। ये सभी स्टूडेंट्स थे जो अपने स्कूल से इंडोनेशिया के जंगल में स्काउट कैंपिंग के लिए गए थे। असल में न्यूज रिपोर्टर एक किताब लिखना चाहता था, इसलिए उसने उस लड़के से पूछा कि क्या वह काला जादू करता है, क्योंकि उसकी मिली जानकारी के अनुसार वह लड़का काला जादू करता था। उस लड़के का नाम मिको था। मिको ने रिपोर्टर के सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने रिपोर्टर को उस कैंपिंग की कुछ तस्वीरें दिखाईं जो उन्होंने 2016 में ली थीं। जगह बहुत डरावनी दिख रही थी। मिको ने बताया कि उन्होंने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि वे कुछ अलग और रोमांचक अनुभव करना चाहते थे। वैसे भी आमतौर पर यहाँ कोई कैंपिंग करने नहीं आता। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि कैंप की तैयारी के दौरान 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थीं। एक का नाम रीनी और दूसरी का नाम नायला था। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि रीनी पहले से ही बीमार थी, उसे सांस की तकलीफ थी, इसलिए वह कैंपिंग के लिए जाना नहीं चाहती थी। लेकिन कैंपिंग में उसे किसी एक टीम का हिस्सा बनना ही था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी टीम हार जाए। उसे लग रहा था कि जंगल में कैंपिंग के दौरान वह या तो बेहोश हो जाएगी या फिर किसी जिन के असर में आ जाएगी। अब कहानी मिको और उसके दोस्तों माडा और हेरू की ओर बढ़ती है। वे तीनों इस पूरे कैंपिंग ट्रिप की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वे जंगल में उस जगह को देखने गए थे जहां वे कैंप लगाने वाले थे। वहां एक पुराना टूटा फूटा सा घर था। स्थानीय लोगों का मानना था कि इस जगह पर जिन अब भी आकर नृत्य करते हैं। यही कारण था कि गांव के लोग इस जगह के पास भी नहीं जाते थे। लेकिन यहाँ कैंप लगाने के लिए गांव के मुखिया, ग्राम प्रधान की अनुमति लेनी जरूरी थी। इसलिए हेरू, मिको और माडा मुखिया के पास गए और उससे इजाजत मांगी। लेकिन ग्राम प्रधान किसी भी हालत में उन्हें वहाँ जाने की अनुमति देने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होगी। हालांकि हेरू ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसने वादा किया कि जब तक कैंपिंग खत्म नहीं हो जाती वह सबका ख्याल रखेगा और किसी को कोई नुकसान नहीं होने देगा। उसके इस भरोसे से प्रभावित होकर गांव के मुखिया ने उन्हें जंगल में जाने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलने के बाद तीनों बहुत खुश हो गए। इसके बाद सीनियर स्टूडेंट्स ने जूनियर्स को क्लास में बुलाया और उन्हें इस जंगल और कैंपिंग से जुड़ी जरूरी बातें बताने लगे। जहां वे अगले सप्ताह कैंपिंग के लिए जाने वाले थे, उस जगह को देखकर सभी काफी उत्साहित हो गए। लेकिन वहां कुछ विशेष स्थान थे जहां जाने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। असल में गांव वालों ने उन्हें कुछ खास जगहों पर जाने से मना किया था। जब वे इन स्थानों के बारे में जानकारी ले रहे थे, तभी दूसरी ओर नायला ने गूगल पर इस जगह के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि इस जगह के बारे में लिखा था कि यह बहुत डरावनी है। 2004 में यहाँ कैंपिंग करने आए कई स्टूडेंट्स जिनके प्रभाव में आ गए थे। साथ ही उनमें से कई लोग गायब हो गए थे, यानी वे लापता हो गए थे और उन्हें फिर कभी नहीं ढूंढा जा सका। इसी वजह से गांव वालों ने इस स्थान को सील कर दिया था। लेकिन समय के साथ लोग इस घटना को भूल गए। जब नायला ने रीनी को इस बारे में बताने की कोशिश की तो उसने उसे चुप करा दिया, क्योंकि 12 साल पहले की बात किसे याद रहेगी। हो सकता है कि ये सब सिर्फ अफवाहें हों। अब कैंपिंग के लिए सारी जानकारी देने के बाद कुछ दिनों बाद यह चेक किया गया कि कौन क्या सामान ले जा रहा है। यहाँ रीनी के बैग में बहुत सारी दवाइयाँ थीं। यह देखकर उसकी सीनियर ने कहा कि उसे इतनी दवाइयों की जरूरत नहीं है। वैसे भी फर्स्ट एड किट में जरूरी दवाइयाँ मौजूद है। उसे अपने बैग का भार बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है,
इस सीनियर लड़की का नाम लिडिया था। अब इस कैंपिंग ट्रिप में मनोरंजन के लिए एक नाटक का आयोजन भी किया गया था। यह नाटक रोरो पुत्री की कहानी पर आधारित था। लेकिन जब नाटक के लिए रिहर्सल हो रही थी, तब जो लड़की रोरो पुत्री का किरदार निभा रही थी, वह अचानक बीमार पड़ गई। इस वजह से हेरू को रिहर्सल रोकनी पड़ी। उसी समय हेरू ने नाटक में शामिल सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट देखी। वहाँ उसे पता चला कि रीनी का जन्मदिन एक खास दिन पर था, जो क्लाइन की रात थी। यह देखकर हेरू सोच में पड़ गया। जब सभी लोग चले गए तो हेरू ने रीनी को अकेले बुलाया और उससे रोरो पुत्री के किरदार के बारे में पूछा। रीनी को यह किरदार बहुत पसंद था। यह सुनकर हेरू ने कहा कि वह यह किरदार निभा सकती है। यह सुनकर रीनी चौंक गई। उसने कहा कि वह बहुत बीमार रहती है और यह किरदार अच्छे से नहीं निभा पाएगी। साथ ही उसे जापानी भाषा भी नहीं आती। तब हेरू ने कहा कि वह उसकी मदद करेगा। रीनी इस बात को लेकर कंफ्यूज थी, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड नायला ने उसे काफी प्रोत्साहित किया। इसके बाद रीनी ने आखिरकार यह किरदार निभाने के लिए हाँ कर दी। अब स्कूल से घर लौटते समय हम रीनी को मिको के साथ देखते हैं। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी और दोनों ही एक दूसरे को मन ही मन पसंद करते थे। अगले दिन मिको अपने 3 दोस्तों और गांव के मुखिया ग्राम प्रधान के साथ उस स्थान पर गया जहां वे कैंपिंग करने वाले थे। वहां ग्राम प्रधान ने एक विशेष अनुष्ठान रिचुअल किया। उसने एक कपड़े में कुछ चीजें रखी और उन्हें अलग अलग स्थानों पर जमीन में गाड़ दिया। इसके बाद उसने मिको और उसके दोस्तों से कहा कि ये चीजें उन सभी को जिन्नों से बचाएंगी जो इस जंगल में सालों से रहते हैं। ग्राम प्रधान ने उन्हें खास तौर पर चेतावनी दी कि जहाँ ये चीजें गाड़ी गई है, उसके पास से कोई न जाए। जब ग्राम प्रधान यह समझा रहा था, तभी मिको को महसूस हुआ कि कोई लड़की उनके पास से गुजर रही थी। जैसे ही मिको उसे देखने के लिए आगे बढ़ा, ग्राम प्रधान ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ग्राम प्रधान ने उसे सावधान करते हुए कहा कि जहाँ वह सुरक्षा के लिए चीजें नहीं गाड़ पाया, वहाँ जाने की गलती न करे। साथ ही उन्हें जिन्नों के रहने के स्थान का सम्मान करना होगा। उसी रात मिको और उसके दोस्त गांव के अंदर ही थे। अचानक जंगल के अंदर से किसी चीज की आवाज आई, जिससे मिको की नींद खुल गई। वह यह देखने के लिए आगे बढ़ा कि आवाज कहाँ से आ रही थी। उसी समय गांव का मुखिया ग्राम प्रधान वहां आ गया और मिको को फिर से सावधान किया कि वे गांव वालों का विश्वास न तोड़े। उसने कहा कि उन्हें यहाँ बहुत संभल कर रहना होगा। यह कहकर ग्राम प्रधान वहाँ से चला गया। तभी हमने देखा कि एक अजनबी व्यक्ति वहाँ पहुँच चुका था। वह उन स्थानों को खोद रहा था जहाँ ग्राम प्रधान ने कपड़े में लपेटकर कुछ चीजें जमीन में गाड़ दी थीं। उसने मिट्टी हटाई और उन पोटलियों के ऊपर पीले चावल छिड़क दिए। फिर उसने उन पोटलियों को दोबारा मिट्टी से ढक दिया और ऊपर से फिर से पीले चावल डाल दिए। यह आदमी कौन था और उसने यह सब क्यों किया, यह हमें समझ नहीं आया। लेकिन हमें यह एहसास हो गया कि यह काम कोई अच्छा परिणाम नहीं लाएगा। जैसे ही वह वहाँ से उठा और जाने लगा, एक तेज हवा का झोंका आया। अगला दृश्य। अब कहानी उस दिन पर पहुँचती है जिस दिन स्टूडेंट्स को कैंपिंग के लिए आना था। वे 2 पिकअप ट्रकों में बैठकर एक ब्रिज पुल के पास पहुँचे। रीनी इतनी कमजोर थी कि जैसे ही वह ट्रक से उतरी, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। फिर भी किसी तरह सभी आगे की ओर बढ़ते रहे ताकि वे कैंपिंग ग्राउंड तक पहुंच सकें। ब्रिज पार करने के बाद गांव था और गांव के बगल में जंगल था। सभी जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात 2 गांव वालों से हुई। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक लकड़ी के पुल साके के पास पहुँचे। वे सावधानी से इस पुल को पार कर रहे थे। इसी दौरान अचानक रीनी ने दूर कुछ देखा और वहीं रुक गई। उसके रुकने से बाकी सभी भी वहीं खड़े हो गए, जिससे वहाँ जाम लग गया। इस पर सीनियर स्टूडेंट्स ने उसे डांटा और फिर वह आगे बढ़ गई। अब पूरा जंगल पार करने के बाद रीनी और भी ज्यादा बीमार महसूस करने लगी। उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड नायला थी। इसके अलावा पीछे से मिको भी उस पर नजर रख रहा था। कैंपिंग शुरू करने से पहले सभी ने मिलकर दुआ प्रार्थना की। सभी की आंखें बंद थीं और वे मन ही मन मन्नत मांग रहे थे। इसी दौरान रीनी को महसूस हुआ कि कोई लड़की उसकी ओर बढ़ रही थी। डर के कारण वह अचानक नीचे गिर गई। सभी उसकी ओर देखने लगे, जिससे वह बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई। वह इतनी शर्मिंदा थी कि सीधा अपने टेंट के अंदर चली गई और बैठ गई। कुछ देर बाद नायला उसके पास आई और उससे पूछा कि उसने वहाँ क्या देखा था, लेकिन रीनी कुछ भी बताना नहीं चाहती थी।
नायला जानती थी कि रीनी को अजीब चीजें महसूस होती है। इसके अलावा लकड़ी के पुल को पार करने के बाद से नायला को भी अजीब महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि यह जगह ठीक नहीं है। जब वे इस बारे में बात कर रहे थे तभी बाहर से कोई रीनी को बुलाने आया। वह लड़की किल्की थी। कौन थी किल्की? किल्की वही लड़की थी जो राजकुमारी रोरो पुत्री का किरदार निभाते समय बीमार पड़ गई थी। अब हमें पता चलता है कि किल्की ही वह किरदार निभाने वाली थी, लेकिन अगर वह फिर से बीमार पड़ जाती है तो रीनी बैकअप प्लान के तौर पर रखी गई थी। यह बात किल्की को पसंद नहीं थी। वह रीनी के पास आई और उसे रोरो पुत्री की ड्रेस कपड़े देने लगी। किल्की ने रीनी से कहा, मैं तुम्हें यह किरदार करने का मौका नहीं दूंगी। रीनी कुछ बोलना चाहती थी लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। तब उसकी बेस्ट फ्रेंड नायला ने किल्की का विरोध किया। इस पर बिना कुछ कहे किल्की वहाँ से चली गई। इसके बाद हमने आलिया को देखा जो उस जगह पर बैनर लगा रही थी जहाँ जाने की मनाही थी। जब वह यह कर रही थी तो उसने देखा कि अंदर किसी लड़की की परछाई नजर आ रही है। यह जगह निषिद्ध थी, इसलिए वह उस लड़की को यह बताने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगी। लेकिन अंदर जाकर वह चौंक गई क्योंकि वहाँ एक टेंट लगा हुआ था। यह देखकर उसने तुरंत वॉकी टॉकी के जरिए मितु से संपर्क किया और पूछा, निषिद्ध स्थान पर यह टेंट किसने लगाया? यह कहते वह टेंट के अंदर देखने के लिए गई, लेकिन बाहर निकलते ही वह दंग रह गई। एक पल में ही चारों ओर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। डर के मारे उसने वॉकी टॉकी के जरिए मिको से संपर्क किया, लेकिन तभी अचानक वॉकी टॉकी से एक डरावनी आवाज आई। यह आवाज गुस्से से भरी हुई थी। हमारी जगह पर आकर हमें परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद वॉकी टॉकी से लिडिया की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन वह अजीबोगरीब बातें कर रही थी। फिर अचानक वॉकी टॉकी से एक अजीब सा गीत बजने लगा। इस गाने को सुनकर लिडिया बहुत बेचैन हो गई, लेकिन पल भर में सब कुछ फिर से पहले जैसा सामान्य हो गया। लिडिया समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ था। रिनी की चिंता और रहस्यमय घटना इधर कैंपिंग में आए सभी छात्र मजे से अपने अपने काम कर रहे थे। रिनी भी अपने काम में लगी थी। तभी उसने देखा कि टेंट के अंदर कोई अजीब तरीके से बैठा हुआ था। वह यह देखने के लिए टेंट की ओर बढ़ी, लेकिन उसे देखने से पहले ही वहाँ नायला आ गई। नायला उसे बुलाने आई थी। जब रिनी ने दोबारा टेंट के अंदर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद वह नायला के साथ चली गई। लिडिया का रहस्य उजागर करना। इसी दौरान लिडिया ने पहले ही सबको पूरी सच्चाई बता दी। उसने यह भी कहा कि उन्हें अब तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन मिको ने उसे शांत किया और कहा कि वह कैंपिंग स्थल पर वापस लौट जाए। साथ ही मिको ने उसे यह भी कहा कि वह अभी इस बारे में किसी को कुछ न बताए, लेकिन मिको खुद इस बारे में चिंतित हो गया, इसलिए वह उसी निषिद्ध स्थान में चला गया जहाँ लिडिया ने सब कुछ देखा था। वहाँ जाकर उसने चारों ओर पीले चावल बिखेर दिए। अब हमें यह पता चल गया कि उसी रात पीले चावल छिड़कने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मिको ही था। वह यह कर रहा था ताकि जिन भूत प्रेत उनसे दूर रहें। सांप और मिको की सबसे बड़ी गलती। इसी दौरान वहाँ अचानक एक सांप आ गया। उसे देखकर मिको बहुत डर गया। सांप ने मिको को डस लिया। डर के मारे मिको ने अपनी जान बचाने के लिए चाकू से उस सांप को मार डाला, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि अगले ही पल सांप वहाँ से गायब हो गया। साथ ही मिको के पैर पर किसी भी तरह का डसने का निशान नहीं था। इसका मतलब था कि यह कोई साधारण सांप नहीं था, शायद यह कोई जिन था जो सांप का रूप लेकर आया था। और हम सब जानते हैं कि अगर कोई जिन को मारता है तो कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। कैंपिंग और रिनी की कमजोरी। अब दृश्य फिर से कैंपिंग स्थल पर लौटता है जहां स्काउट कैंपिंग के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं हो रही थीं, लेकिन हर बार रेड स्क्वाड यानी रिनी की टीम हार रही थी। उनकी हार का मुख्य कारण रिनी की कमजोरी थी। यह बात रिनी के लिए सहन करना मुश्किल था। उसके दोस्त उसे दिलासा दे रहे थे, लेकिन फिर भी वह खुद को दोषी मान रही थी। मेरी वजह से मेरी टीम बार बार हार रही है, यह सोचकर वह वॉशरूम की ओर चली गई। रिनी ने अपना चेहरा धोया और वापस जाने लगी। तभी उसने देखा कि किल्की वहाँ
बाहर आ रही थी। चूंकि वह किल्की का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह जल्दी से एक वॉशरूम के अंदर छिप गई। लेकिन अंदर से ही उसने किल्की की बातें सुन ली। किल्की और उसकी दोस्त रिनी का मजाक उड़ा रही थी। रिनी जैसी कमजोर लड़की भला कैसे मेरा स्थान ले सकती है? वे इस बात पर हंस रही थीं और मजाक उड़ा रही थीं। रिनी चुपचाप अंदर खड़ी यह सब सुन रही थी। क्या रिनी इसका जवाब देगी? अब आगे क्या होगा? क्या रिनी खुद को साबित कर पाएगी? क्या मिको ने जिन को मारकर कोई भयानक गलती कर दी है? क्या लिडिया मिको की सच्चाई सबको बता देगी? यह सब जानने के लिए आगे की कहानी का इंतजार करें।